हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, हरिहर साहब महाविद्यालय उदा किशनगंज। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हूँ चर्चा के एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है उपभोक्ता की बचत अर्थात कंज्यूमर्स सरप्लस। मैं इस विषय पर चर्चा करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। आज आपने माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात को भी आकाशवाणी या अन्य माध्यमों से सुना होगा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन कड़ाई से करें, 2 गज की दूरी बनाएं, घर से निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। इसके साथ ही आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है उपभोक्ता की बचत अर्थात कंज्यूमर्स सरप्लस। तो कहते हैं कि इस सिद्धांत की कल्पना सन 1844 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने की थी। लेकिन इसके विकास का श्रेय या ये कहें कि प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर मार्शल को दिया जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1879 ईस्वी में कंज्यूमर रेंट नाम का उन्होंने लेख दिया था, जिसके तहत इस अवधारणा की उन्होंने व्याख्या की थी। फिर आगे चलकर उन्होंने अपने महान ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स सरप्लस नाम से इस धारणा की व्याख्या की। चलिए जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत डॉक्टर मार्शल के अनुसार क्या है। डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु के लिए वास्तव में दिए गए मूल्य के अतिरिक्त जो अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है, वह इस संतुष्टि की आर्थिक माप है और इसको उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा कोई व्यक्ति उस वस्तु को उपभोग करने से रह जाए, इसकी अपेक्षा यदि उस वस्तु को उपभोग करने दिया जाए उसको, तो वो जितना मूल्य देने के लिए उस वस्तु के तैयार होता है। मान लीजिए कोई भूखा है, उसे रोटी खानी है, उसको भूखे रखने से बेहतर है कि उसको रोटी खाने दिया जाए। जब वो रोटी खाने के लिए जो मूल्य चुकाने को वो तैयार है और वास्तव में जो मूल्य वो चुकाता है, हो सकता है पहली रोटी के लिए वो अधिक मूल्य, मान लीजिए बाज़ार दर तो 2 रुपया है, लेकिन हो सकता है उस रोटी के लिए वो 50 रुपया तैयार हो, इतनी जोर की उससे भूख लगी हो। तो ये जो अधिक मूल्य वो बाज़ार मूल्य से अधिक चुकाता है, ठीक है, वही जो है उपभोक्ता की बचत होती है। सामान्य शब्दों में उपभोक्ता का बचत उपयोगिता का वह अधिक्य है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु का क्रय करते समय उसके द्वारा अनुभव की गई उपयोगिता की तुलना में उपलब्ध होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या उन्होंने मानी थी, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। मान्यताएं मानी उन्होंने सबसे पहले कि उपयोगिता और संतुष्टि के बीच निश्चित संबंध होता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ में उपयोगिता आदमी को दिखेगी उसमें संतुष्टि उसी अनुपात में होगी, ऐसी उनकी मान्यता थी। दूसरा बात है, यह मान्यता मांग विश्लेषण पर आधारित है। ये विश्लेषण जो है, मतलब उपभोक्ता की बचत धारणा जो है, ये मांग विश्लेषण इसका आधार है। इस प्रकार मांग विश्लेषण की जो भी मान्यताएं थी वो सारी यहाँ लागू होंगी। दूसरी बात है कि इन्होंने माना कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहेगी। हम लोग जानते हैं कि व्यवहार में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। अब है दूसरी कि सभी वस्तुएं स्वतंत्र है
कोई संबंधित वस्तु नहीं है। अर्थात इस धारणा को समझने में स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं का विचार आप भूल जाइए, केवल स्वतंत्र वस्तुओं का विचार यहाँ होगा। ये सारी मान्यताएं हैं ये जिसे डॉक्टर मार्शल ने अपने इस अवधारणा से पहले मानी। अब देखते हैं अवधारणा क्या है या उस सिद्धांत का व्याख्या क्या है। तो उन्होंने इसे समझाने के लिए एक ग्राफ दिया। हमने यहाँ पर एक टेबल भी बनाया है उसी सिद्धांत के आलोक में। चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या कहते हैं हम लोग कि वस्तु की मात्रा हमने लिया है केजी में, किलो में, और सीमांत उपयोगिता हमने लिया है और वास्तविक मूल्य लिया है, ठीक है। और अगला उपभोक्ता का बचत कॉलम लिया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जब उपभोक्ता पहला किलो उस वस्तु का खरीदना चाहता है तो वो 42 रुपया देने को तैयार होता है उस वस्तु के लिए, लेकिन बाज़ार कीमत कितनी है, वास्तविक मूल्य 25 रुपया। तो इस प्रकार उसको कितना बचत होता है, 17 रुपया के बराबर उसको बचत होता है। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद मान लीजिए दूसरी किलो वो उसी वस्तु की खरीदता है, तो अब अगला उपभोग कर रहा है, इससे पहले भी 1 केजी वो खरीद चुका है, और दूसरा किलो वो खरीदने जा रहा है, तो उसके लिए वो कम मूल्य देने के लिए तैयार होगा, सीमांत उपयोगिता उसकी घट जाएगी। मान लीजिए वो 38 रुपया देने के लिए तैयार हुआ, तो और बाज़ार मूल्य कितना है, 25 रुपये किलो है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। उसी प्रकार जो है यहाँ तक छठी किलो वस्तु तक, जब तक कि उसकी सीमांत उपयोगिता बाज़ार मूल्य के बराबर नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक उसे बचत जो है प्राप्त होता रहेगा। और कुल उपयोगिता में वृद्धि तो आपको कहाँ तक होगी, जब तक कि सीमांत उपयोगिता शून्य नहीं हो जाएगी। और कुल उपयोगिता कब मैक्सिमम होगी, जिस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, जो हम लोगों ने उपयोगिता विश्लेषण में देखा है। तो यहाँ उपभोग स्थगन जैसे बात नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि उपभोक्ता को बचत कब तक मिलेगा। तो उपभोक्ता को बचत छठी इकाई तक मिलेगी, अर्थात छठा केजी तक उस वस्तु की मात्रा का। और कुल जो है ये 50 रुपये के बराबर होगा। इसको हम जोड़ ले तो 7 3 10 10 20 13 कितना हुआ, 33 और 17 50, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ ग्राफ में लिया है, ठीक है। अब ग्राफ में लिया है तो यही सारे संयोग बिंदुओं को मैंने मिलाकर ये एडी जो है मांग वक्र खींचा है, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी मानेंगे। हमने यहाँ आपको वाई एक्सिस पर कीमत या सीमांत उपयोगिता रुपया में, और एक्स एक्सिस पर मात्रा जो है वस्तु की लिया है हम लोगों ने केजी में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये छठी वस्तु पर मान लीजिए 6 किलो वो वस्तु खरीदता है उपभोक्ता, तो बाज़ार मूल्य 25 रुपया है, ठीक है। तो मान लीजिए छठी वस्तु वो मतलब 6 किलो अनाज कोई उपभोक्ता खरीदता है, तो इस प्रकार वो कितना भुगतान करता है, ये OCQB ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसके क्षेत्रफल के बराबर जो है उपभोक्ता भुगतान करता है, ठीक है। लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, कुल उपयोगिता इस 6 इकाई से उपयोगिता प्राप्त हो रही है, आपको देख रही है होइएगा ये, ठीक है। अब भुगतान उसने कितना किया था, ये बचत क्या हो गई, ये मतलब ए बी और क्यू का जो क्षेत्रफल है वो आपको उपभोक्ता की बचत होगी इस धारणा के अनुसार। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। वही चीज़ जो मैंने पिछले थीम बताया वही चीज़ है यहाँ पर कि कुल उपयोगिता से हम लोग कुल कीमत को घटाएंगे
तो उपभोक्ता की बचत हमें प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब वही ABOCQ का क्षेत्र माइनस BOCQ का क्षेत्र इक्वल टू ABQ का क्षेत्र। अब कहते हैं कि उपभोक्ता की बचत जिस तरह मांग के नियम में मांग कीमत का से उल्टा संबंध रखता था, उसी प्रकार उपभोक्ता की बचत का भी कीमत से विपरीत संबंध होगा। ठीक है, अगर कीमत बढ़ेगा तो उपभोक्ता की बचत घट जाएगी। कैसे? तो चलिए फिर उसी चित्र पर चलते हैं हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए कि मान लीजिए कि कीमत जो है घट जाती है। ठीक है, कीमत घट के 20 पर चली आती है, 20 रुपये के बराबर। ठीक है, तो क्या होगा? बचत ये बढ़ने लगेगा। अब मान लीजिए ये 25 की जगह 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 की जगह 20 है, तो ये हो जाएगा 22 यूनिट के बराबर। उसी तरह ये सब भी बढ़ जाएगा और कुल बचत जो है वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो हमें यह क्षेत्र बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार मुझे लगता है कि अगर ये 6 ही क्षेत्र इसका उपभोक्ता की बचत का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है कि आलोचनाएं। इस धारणा की भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई अर्थशास्त्रियों ने की। तो उसमें सबसे पहला तो बात यह है कि उनकी बहुत सारी आलोचनाएं उनके मान्यताओं को लेकर हुई, जिसमें से एक मान्यता जो उनकी थी कि उपयोगिता व संतुष्टि के बीच निश्चित संबंध होता है। उस मान्यता की विशेष आलोचना हुई इस प्रकार कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ का इसलिए उपभोग करता है कि उसे लगता है कि ये बहुत उपयोगी है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन जब उसको वो खरीदता है और ख़रीदने के बाद जब उसका उपभोग करता है, मतलब जब उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो उसका जो एक्सपेक्टेड उपयोगिता था, एक्सपेक्टेड जो उसका सेटिस्फेक्शन था, वो उसको प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार उपयोगिता व संतुष्टि के बीच निश्चित संबंध मान लेना इस मान्यता की आलोचना हुई। और दूसरा महत्वपूर्ण आलोचना है कि जीवन की अत्यंत आवश्यक आवश्यकताओं एवं विलासिता से उत्पन्न उपभोक्ता बचत को मापना कठिन है। जैसे कोई करोड़पति रेगिस्तान में प्यासा है तो वो एक गिलास पानी के लिए मान लीजिए 10,000 रुपया चुकाने को तैयार हो जाएगा, जबकि उसकी बचत अमापनीय है, उसकी जान बच रही है। ठीक है, तो जान बचाए या अपना करोड़ों रुपया बचाए, हो सकता है वो एक गिलास के लिए करोड़ों रुपया भी दे सके। ठीक है, तो उसकी बचत जो है अमापनीय है। भले वो 10,000 रुपया वो चुका दे, लेकिन उससे मिलने वाली जो उसकी उपयोगिता है वो असीमित है। ठीक है, और वो असीमित में से 10,000 हम लोग घटाएंगे तो उसकी क्या बचत होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ वस्तुएं महंगी हैं इसीलिए उसमें उपयोगिता है। जैसे हम लोग हीरा के बारे में देखे थे कि हीरा जब तक महंगी है तभी तक लोग उसे खरीद रहे हैं, सस्ती हो जाए तो उसे कोई ना खरीदे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आलोचना की गई मार्शल के सिद्धांत की। तो अब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि हिक्स महोदय ने भी उपभोक्ता के बचत को समझाने का प्रयास किया अपने उपयोगिता वक्र विश्लेषण में। तो वो किस प्रकार किया, देखिए। उन्होंने उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। जैसे कि जो सबसे पहले आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, उन्होंने माना कि मान लीजिए एक IC1 है और हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु को लिया है और वाई एक्सिस पर मौद्रिक आय को लिया। अब हिक्स महोदय कहते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता को अपने कीमत वक्र का पता नहीं है, वो एक्स वस्तु की कीमत से अनजान है। और इसी स्थिति में क्या होता है कि वो क्यू बिंदु पर संतुलन में है और ON मुद्रा जो है वो अपने पास रखना चाहता है। मतलब AN मुद्रा जो है
ये जो है उपभोक्ता खर्च कर देता है। इतना मुद्रा जो है किसके लिए खर्च कर देता है? वस्तु की ओएम मात्रा के लिए खर्च कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में है? क्यू बिंदु पर संतुलन में है। अब चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब मान लीजिए कि उपभोक्ता को एक्स वस्तु की कीमत के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार जो है कीमत वक्र क्या हो जाती है? हम लोगों ने ड्राइव किया, ए बी जो है कीमत वक्र ड्राइव किया जाता है। ठीक है, ये ए बी जो हमने कीमत वक्र ड्राइव किया है। अब जो है ये पहले ये संतुलन बिंदु कहाँ था? क्यू पर था। ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बस एक ये कीमत वक्र ड्राइव किया है और एक ये IC2 उदासीनता वक्र ड्राइव किया है नया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही उसको कीमत वक्र, उसको कीमत के बारे में पता चलता है, बाज़ार की कीमत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था पिछले चित्र में कि जब कीमत के बारे में पता नहीं है वस्तु एक्स के उपभोक्ता को, तो वो AN मात्रा जो है वो देने के लिए तैयार है उपभोक्ता ओएम मात्रा के लिए। ठीक है, यही हमने ये देखा। अब यहाँ आगे देखते हैं कि इस चित्र में वही चीज़ है कि पहले यहाँ पर था क्यू बिंदु पर वो संतुलन में था। ठीक है, इस बिंदु पर, और ये उपभोक्ता जो है AN मात्रा जो है देने के लिए तैयार था। ठीक है, लेकिन जब उसको कीमत का पता चल गया, AB नामक हमने कीमत वक्र ड्राइव कर दिया, तो उसका संतुष्टि जो है ऊंचे अंतिमान वक्र पर वो संतुलन में गया और अपने संतुष्टि को वो अधिक किया। वो भी कब? जब वो कम कीमत भुगतान कर रहा है। कितना? AN1, इतना ही कीमत वो भुगतान कर रहा है। तो इस प्रकार जो है उपभोक्ता की बचत जो है कितनी हो गई? ये क्षेत्रफल जो हो गई, ये उपभोक्ता की बचत की क्षेत्रफल हो गई। ठीक है, ये इतना कीमत वो देने के लिए तैयार था। ठीक है, ये सॉरी, इसको इस साइड से भी देखें तो ये SQ के बराबर, ये SQ के बराबर देने के लिए तैयार था, लेकिन वो दे कितना रहा है? SQ2 जो है वो कीमत दे रहा है और Q2Q मात्रा जो है इतना के बराबर उपभोक्ता की बचत है। ऐसा हिक्स महोदय ने अपने इस उदासीनता वक्र के विश्लेषण से समझाया कि उपभोक्ता की बचत को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या देखेंगे? तो आगे ये देखेंगे कि आगे चलकर हिक्स महोदय ने फिर इसका जो है पुनर्निर्माण किया। प्रोफेसर हिक्स ने अपने लेख द 4 कंज्यूमर सरप्लस में पुनर्निर्मित धारणा का प्रकाशन किया। इस पुनर्निर्माण में उन्होंने इक्विवेलेंट वेरिएशन और कंपनसेटिंग वेरिएशन के बारे में लोगों को बताया, उसकी धारणा का प्रतिपादन किया। ये दोनों धारणा किस लिए थी? ये दोनों धारणा, जैसा कि हम लोगों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण में देखा था, क्षतिपूरक परिवर्तन और तुल्य मूल्य परिवर्तन, सलस्की महोदय का और हिक्स महोदय का, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये वो धारणाएं क्यों थी? इसलिए कि उपभोक्ता को उनके पुराने संतुष्टि स्तर पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, उसी तरह यहाँ ये इक्विवेलेंट वेरिएशन और कंपनसेटिंग वेरिएशन का भी उद्देश्य वही है कि उपभोक्ता की संतुष्टि पूर्व स्तर पर चली जाए। ठीक है, इसके लिए इस दोनों टूल्स को उन्होंने आय के साथ और कीमत के साथ संयोग करके बताया। पहला बताया कि आय में इक्विवेलेंट वेरिएशन हम लोग करते हैं, आय में फिर ये कंपनसेटिंग वेरिएशन करते हैं, फिर कीमत में इक्विवेलेंट वेरिएशन और कीमत में कंपनसेटिंग वेरिएशन हम लोग करके उपभोक्ता के संतुष्टि को पूर्व के स्तर पर स्थिर कर सकते हैं।
तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य बस वही बचत को पता लगाना, उपभोक्ता के बचत का। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आय में किस प्रकार हम लोग इक्विवेलेंट वेरिएशन और ये कंपनसेटिंग वेरिएशन कर सकते हैं और या कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आय में इक्विवेलेंट वेरिएशन। तो आय में इक्विवेलेंट वेरिएशन के लिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये की आय है, ठीक है, और सरकार जो है बाज़ार से चीनी खरीदने को बैन कर दिया है। बिना परमिट के कोई व्यक्ति चीनी नहीं खरीद सकता है। तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं और उसके पास चीनी खरीदने का परमिट भी है। अगर उस व्यक्ति को कहा जाए भाई साहब आप इस परमिट को छोड़ने का क्या लोगे, कितना लोगे, और अगर वो इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे 100 रुपया अगर मिल जाए तो मैं इस परमिट को छोड़ दूंगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि परमिट के साथ 1000 रुपये की इनकम और परमिट के बिना 1100 रुपये की मौद्रिक आय उसके लिए बराबर होगी। अर्थात वो उसको अगर 100 रुपया दे के परमिट ले लिया जाए तो वो अपने संतुष्टि के पुराने स्तर पर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जब उसको देने की बात आएगी तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेरिएशन बोलेंगे। और उसी तरह जब लेने की बात आएगी, अर्थात कि मान लीजिए कि उसके पास 1000 रुपये है और उसके पास ये परमिट नहीं है और हम लोग उसको ऑफ़र करें कि भैया आपको हम परमिट देना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या देने के लिए या त्यागने के लिए तैयार होगे। अगर वो 100 रुपया के लिए मान जाता है, 100 रुपया दे मतलब त्याग करके परमिट लेने को तैयार है, तो क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, कंपनसेटिंग वेरिएशन कहलाएगा। अगर वो 100 रुपया हम उससे ले लेते हैं तब इससे क्या होता है कि वो अपने संतुष्टि के पुराने स्तर पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1000 रुपया का पुराना संतुष्टि स्तर परमिट के बिना और 900 रुपये का नया संतुष्टि स्तर परमिट के साथ, दोनों का संतुष्टि स्तर उपभोक्ता के लिए यहाँ समान है, ठीक है। यही हुआ आय में इक्विवेलेंट वेरिएशन और कंपनसेटिंग वेरिएशन आसान शब्दों में। हम उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। इसको हम लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं कि आय में किस प्रकार कंपनसेटिव वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे कल्पना कीजिए कि उपभोक्ता बीबी कीमत वक्र के IC2 पर Q बिंदु पर संतुलन में है, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि उपभोक्ता के पास OB के बराबर जो है ये इनकम है, मौद्रिक आय है, और वो OM के बराबर वस्तु खरीद रहा है। इसका मतलब है कि OM खरीदने का परमिट है उसके पास। अगर हम उसको कहते हैं भैया आप परमिट छोड़ दो, कि क्या लोगे या उसके आय में कितना हम लोग को परिवर्तन करना पड़ेगा, तो एक मिनट। अब क्या है कि उपभोक्ता को उसी संतुष्टि स्तर पर रखना है, तो AB के बराबर उसको हमको हम लोगों को आय, अतिरिक्त मौद्रिक आय देना होगा, जो इक्विवेलेंट वेरिएशन कहलाएगा, ठीक है। ये AB के बराबर। और इससे क्या होता है, हम देख रहे हैं कि ये IC2 पर बना हुआ है, ठीक है। हम लोग बस क्या किए हैं, इसको Q बिंदु से उठाकर A बिंदु पर ले गए हैं, ठीक है। और उसका परमिट ख़त्म हो गया है। अब वो A बिंदु पर जो है उस वस्तु की 0 मात्रा खरीद रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। अब चलते हैं हम लोग ये कंपनसेटिंग वेरिएशन पर। कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या है कि उससे आय लेने की बात होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि B पर उपभोक्ता प्रारंभिक बिंदु पर है, B बिंदु पर, ठीक है, और वो क्या कहते हैं वस्तु की कोई भी मात्रा नहीं खरीद रहा है, उससे OB के बराबर आय प्राप्त हो रही है। और उसको कहते हैं भैया आपको परमिट चीनी का मिल जाएगा या तेल का मिल जाएगा या कोई फला अनाज का मिल जाएगा। परमिट किसी भी चीज़ का हो सकता है जिसका सरकार ने बैन किया है, जिस वस्तु का। तो उस परमिट का जब हम उससे बात करते हैं तो वो मान लीजिए कि ये BC के बराबर आय अगर वो त्याग कर दे मौद्रिक आय अपना, ठीक है, तो
उस परमिट के लिए BC के बराबर आय त्यागने को वो तैयार होता है। इससे होता क्या है कि वो अपने IC वगैरह पुराना जो है जो बिंदु से है उस पर रह जाता है, और इस प्रकार नया जो है ये आय वक्र जो CD है वो हम लोग खींचते हैं और उपभोक्ता को पुराने जो है IC वक्र पर रखते हैं। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं हम लोग कि BC के बराबर वो त्याग करता है तो वो अपने पुराने संतुष्टि स्तर पर रह जाता है। तो ये क्या हुई, कंपनसेटिंग वेरिएशन है। अब चलिए आगे देखते हैं कि कीमत में ये इक्विवेलेंट वेरिएशन और कंपनसेटिंग वेरिएशन किस प्रकार होता है। बचत की धारणा आप यहाँ समझ गए होंगे कि बचत कितना हो रहा है, इसका पहले भी हम लोगों ने व्याख्या किया है। तो कीमत में इक्विवेलेंट वेरिएशन और कंपनसेटिंग वेरिएशन को देखने के लिए ये ग्राफ आपके चित्र पर स्क्रीन पर है। ये देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या है, वस्तु X है और वाई एक्सिस पर मौद्रिक आय है। पूर्व का बिंदु जो है उपभोक्ता का ये B है, अब B पर है और उसका BC जो है कीमत रेखा है और D बिंदु पर वो संतुलन में है। ठीक है, IC2 के D बिंदु पर वो संतुलन में है। तो अब है बात कि उसको कितना और अधिक आय बढ़ा कर दे दिया जाए कि वो उसी IC वक्र पर बना रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को AB के बराबर आय, उसके आय में वृद्धि करनी होगी और नया जो है हम लोगों को आय वक्र AR खींचना होगा। अब अगर मान लीजिए कि ये तो हुआ क्या, इक्विवेलेंट वेरिएशन। अब कंपनसेटिंग वेरिएशन देखेंगे हम लोग। कंपनसेटिंग वेरिएशन देखेंगे तो एक्चुअली होता था कि वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए पहले जो BC के D बिंदु पर था और उसकी कीमत बढ़ गई वस्तु की, तो नया कीमत वक्र क्या हो गया था, ये BC हो गया था। और जब BC हुआ था तो उपभोक्ता कहाँ चला आया था, नीचे उदासीनता वक्र के F बिंदु पर। ठीक है, तो क्योंकि निचले संतुष्टि पर चला गया था तो उसको पूर्व संतुष्टि पर धकेलने के लिए उसके आय में हम लोगों को कितनी वृद्धि करनी थी। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा, कीमत में वृद्धि के कारण। तो पूर्व संतुष्टि स्तर पर धकेलने के लिए हम लोगों को AB के बराबर उसको आय देनी पड़ी, जो इक्विवेलेंट वेरिएशन के नाम से जानी जाएगी। इससे क्या हुआ कि वो पुराने अंतिमान वक्र IC2 पर पहुंच गया और E बिंदु पर अपना संतुलन बनाया। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंपनसेटिंग वेरिएशन वो किस प्रकार करेगा। तो कंपनसेटिंग वेरिएशन करने के लिए मान लेते हैं कि उपभोक्ता जो है यहाँ F बिंदु पर प्रारंभिक रूप में संतुलन पर है। ठीक है, और वस्तु की कीमत जो है वो घट जाती है। ठीक है, वस्तु की कीमत के घटने के कारण क्या हुआ, नया जो कीमत वक्र है BC हो गया। ठीक है, BC नया कीमत वक्र हो गया और उपभोक्ता जो है ऊंचे अंतिमान वक्र पर शिफ्ट कर गया, D बिंदु पर संतुलन में आ गया। अब उपभोक्ता से हम कितना आय ले लें, मौद्रिक आय उससे वापस, कि वो पुराने अपने IC वक्र पर चला आए, तो वो कितने के बराबर होगा, ये BK के बराबर होगा। ठीक है, अगर BK के बराबर हम उससे आय ले लेते हैं तो नया हम लोगों को आय वक्र खींचना हो जाता है, जो देख रहे होंगे KR, और उस आय वक्र पर या प्राइस लाइन पर ये जो है उपभोक्ता बजट रेखा उसको कह सकते हैं, बजट रेखा कहते हैं, सॉरी। तो उस बजट रेखा पर ये उपभोक्ता जो है H बिंदु पर संतुलन में आएगा, नया संतुलन बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये परिवर्तन है किसके कारण हुआ, आय में की गई कंपनसेटिंग वेरिएशन के कारण, सॉरी, कीमत के कंपनसेटिंग वेरिएशन के कारण। क्योंकि ये करना क्यों पड़ा हम लोगों को, कीमत के बढ़ जाने के कारण और घट जाने के कारण।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट कुछ बना होगा, धारणा बनी होगी। तो अगर मैं आप लोगों को ये समझाने में सफल हुआ हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना रह गया कि इस उपभोक्ता की बचत का महत्व क्या है। तो उपभोक्ता का बचत का महत्व है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक कल्याण के स्तर का तुलना कर सकते हैं कि किस देश में कितना आर्थिक कल्याण का क्या स्तर है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश में आवश्यक वस्तुएं जो है वो सस्ती मिल रही हैं, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि उस देश में उपभोक्ता की बचत की मात्रा ज़्यादा है वहाँ के जनता में। क्यों? क्योंकि आवश्यकता की जितनी वस्तुएं सस्ती मिल रही हैं और जहाँ वो चीज़ महंगी होगी वहाँ अपेक्षाकृत क्या होगी, उपभोक्ता की बचत कम होगी। इसका अर्थ क्या होगा, वहाँ आर्थिक कल्याण कम होगा। इस प्रकार हम लोग किसी देश के बीच या किसी जहाँ भी हम लोगों को भूखंड में हम लोगों को तुलना करना हो वहाँ पे आर्थिक कल्याण की मात्रा का तुलना हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यह सिद्धांत जो है कराधान और उपादान मतलब टैक्स और सब्सिडी के मामले में भी सरकार की या गवर्नमेंट अथॉरिटी की मदद करता है कि कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए, किस आधार पर लगाया जाना चाहिए, किस प्रकार का लगाया जाना चाहिए और सब्सिडी जो है किस आधार पर कैसे दिया जाना चाहिए। दूसरा बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत निर्माण में भी उसके आधार के रूप में भी इसका प्रयोग इस मदद होता है इस सिद्धांत से। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उपभोक्ता की बचत की धारणा और हिक्स महोदय का जो इस पे पुनर्निर्माण है इसको मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूं या हुआ होऊंगा। अगर हुआ हूं तो मैंने बता ही दिया है। चलिए, तो इसके साथ ही धन्यवाद, शुभ रात्रि और आप लोग स्वस्थ रहें। साथ ही आज आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मन की बात तो सुनी ही होगी। तो आप अपने घर में रहें, लॉकडाउन के नियमों का निश्चित रूप से पालन करें, 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखें दूसरों से, मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलना हो, घर की चारदीवारी को लांघना हो। तो चलिए, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।